everyone, so I welcome you all to our in Onam series, and here I am Onam present in front of you all with class 8 chapter 1 agriculture part 3. So yes, we have already done two parts of this chapter, part 1 and part 2, and now we are doing part 3. So बिना देर किए शुरू करते हैं और अपने दोस्तों को भी जल्दी जल्दी बुला लीजिए सो दैट आप साथ में ही आप लोग लर्न कर सके। और अगर कुछ भी समझ में आएगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द नेक्स्ट पार्ट्स आल्सो। हाँ, नेक्स्ट पार्ट इसीलिए क्योंकि इस पार्ट में हम खत्म नहीं करने वाले चैप्टर को, तो एक बार छोटे छोटे वीडियोस बनाने की कोशिश काफी करती हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैं ज्यादा नई बात बनाती, लेकिन आज मैंने आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने में थोड़ा सा टाइम लगाया। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल स्टेप्स हम पढ़ रहे थे। पार्ट 2 में हमने एग्रीकल्चरल स्टेप जो 7 होते हैं कौन कौन से रिवाइज करते रहना है, कौन कौन से जल्दी जल्दी आप लोग बोलते जाओगे, मैं लिखती जाऊंगी। ठीक है, एग्रीकल्चरल स्टेप्स, ठीक है, जल्दी जल्दी बोलते जाना है। पहला कौन सा था? शाबाश, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, वेरी गुड। दूसरा जल्दी जल्दी, दूसरा सोइंग ऑफ सीड्स। तीसरा, 2 क्लास हम लोग पार्ट 1 में भी रिवाइज किए थे इस चीज को, पार्ट 2 में भी किया है, अब पार्ट 3 में आप लोगों को मुझे बताना है। तीसरा, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। और चौथा, इरिगेशन। पांचवा, प्रोटेक्शन फ्रॉम weeds, pests एंड इंसेक्ट्स। हो गया? नहीं हुआ? आप लोग बोलोगे अभी कहाँ हुआ है, अभी तो 2 और है, पता है, तो आप लोग बोलोगे तब ना। हार्वेस्टिंग, आखिरी आखिरी, जल्दी जल्दी आखिरी बताओ ताकि मैं लिख सकूं। हाँ, मुझे सुनाई दे गया, इट्स स्टोरेज। और जो नहीं बोले पढ़ाई नहीं करना। ठीक है, तो ये थी हमारी सातों के सातों एग्रीकल्चर स्टेप्स। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग ऑफ सीड, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, पेस्ट्स एंड इंसेक्ट्स, ठीक है, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज। तो हमने पिछले पार्ट 2 में आपका ये और ये कंप्लीट कर लिया। और मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है कि आपको समझना है, और इरिगेशन भी थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो दोनों को मैं साथ में नहीं करवा पाऊंगी, तो इसलिए मैं पार्ट 3 स्पेसिफिकली इसके लिए लूंगी और पार्ट 4 देखा जाएगा जैसे मैं प्लान से। ठीक है, अभी हम बस इतना क्लियर कर दो कि अभी पार्ट 3 में हम केवल और केवल मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों चीजें समझनी है, मैन्योर्स के बारे में समझनी है, फर्टिलाइजर्स के बारे में समझनी है, और एकदम डीप में मैं आपको पढ़ाऊंगी। जो मैं आपको अभी पढ़ाऊंगी ना इस क्लास में, क्लास 8 में, वही चीज आप क्लास 9 का जो चैप्टर है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज जो चैप्टर है, बायोलॉजी में क्लास 9 में टोटल 3 चैप्टर है, सेल्स, टिश्यूज एंड इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज एज पर द अपडेट। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में आपको मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स ये सब पढ़ना है। ठीक है, वापस से पढ़नी है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। तो आपके लिए जस्ट वो मतलब यूं कहते हैं ना, चुटकियों का खेल हो जाए, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगी, टाइम लूंगी मैं, और आपको क्लास 9 में फिर जस्ट आपके लिए एक रिविजन होगा वो क्लास 9। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो हम फटाफट से इसको पढ़ना शुरू करेंगे बिना टाइम बर्बाद। ठीक है, वेरी गुड। सो रेडी? आपके पास जो भी बुक्स है, अपनी स्कूल बुक है या एनसीईआरटी बुक है, जो भी बुक है वो आप ओपन करके अपने पास रख सकते हो फॉर दी रेफरेंस। ठीक है, तो पहला हम जानते हैं कि मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर क्या होता है। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। अच्छा हाँ, एक और मिस्टेक जो मैंने की थी, मैंने पार्ट 2 में मैन्योर्स को आपको मैंने बोल दिया था फ्लो में कि मैन्योर्स को आप कंपोस्ट भी कह सकते हो, वो
गलत था। ठीक है, मैन्योर्स और कंपोस्ट भले ही एक कैटेगरी में आते हैं, बट कंपोस्ट जो होता है वो मैन्योर का एक टाइप है। मैन्योर को आप कंपोस्ट नहीं कहिएगा, तो वो चीज गलत थी। ठीक है, मैं उस वीडियो के भी हो सकता है कमेंट में ये चीज लिख दूं, ठीक है, कि वहां पे करेक्शन है कि कंपोस्ट और मैन्योर सेम नहीं होता। अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगी मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, तो उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा कि मैन्योर और कंपोस्ट है क्या, दोनों रिलेटेड है। इसलिए प्रोफ्लो में मेरे जुबान से वो निकल गया। ठीक है, तो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स क्या है, पहले इसका डेफिनेशन लिख लें। ठीक है, द न्यूट्रिटिव, इतना हैवी वर्ड, समझाऊं। द न्यूट्रिटिव substances added to the soil are known as manures and fertilizers। ठीक है जी, ओके, अब हम इसे समझ लेंगे। ये तो हो गई आपकी किताबी भाषा। ठीक है, ये हो गई आपकी किताबी भाषा, हम इसे समझ लेते हैं अपने तरीके से। तो पहली चीज तो है यहाँ पे मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स। बोलोगे ये क्या, दोनों का साथ में डेफिनेशन? तो हाँ, जो पहला डेफिनेशन जो मैं आपको दे रही हूँ, ये मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो ये दोनों के लिए वर्क करेगा। लेकिन जब मैं आपको और फर्दर पढ़ाऊंगी तो मैं आपको मैनर्स का एक अलग दूंगी डेफिनेशन और फर्टिलाइजर्स का एक अलग दूंगी, पर ये अभी एक कॉमन लेके चलो डेफिनेशन। ठीक है, ठीक है, तो मैनर्स एंड फर्टिलाइजर्स का है ये द न्यूट्रिटिव सब्सटेंस। मेन वर्ड तो यही है, यही थोड़ा हैवी सा वर्ड लग रहा है, हैवी इंग्लिश है ना। तो न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस क्या है? न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस का मतलब तो आप जानते हो, कोई भी नई चीज थिंग है ना सब्सटेंस। तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? लो, अब ये भी भूल गए क्या? ये भी भूल गए क्या? न्यूट्रिएंट्स होता है, न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़े थे ना, कि जो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ, फूड, ये सब के लिए नेसेसरी होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स क्या क्या नेसेसरी है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब नेसेसरी है ना। प्लांट्स में भी तो न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी है। मैंने आपको जब क्लास 7 में मेरा एक लेक्चर है, मैंने उसमें पढ़ाया भी है। क्लास 7 में भी प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, प्रोटीन ये सब बनाते हैं, तो वो लोग को भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। वो लोग को न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ लाइक वो एलिमेंट्स में भी चाहिए होते हैं, जैसे नाइट्रोजन उनके लिए न्यूट्रिएंट हो गया, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सब उनके लिए न्यूट्रिएंट है। मतलब जो भी उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी होती है। तो न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस क्या है? न्यूट्रिएंट्स इसमें मेन है, और न्यूट्रिएंट्स क्या है? सब्सटेंसेस नेसेसरी फॉर, यहाँ पे मैं प्लांट में लिखूंगी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली किसी भी प्लांट या एनिमल की बात नहीं कर रही, ऑफ ऑर्गेनिजम्स आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट्स क्या है? सब्सटेंसेस जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी हो। ठीक है, समझ में आ रही है? तो न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस, अब सॉइल में आप जानते हो, मैंने आपको पढ़ाया भी था पार्ट 2 में, कि सॉइल में ऑलरेडी कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, कुछ क्या कहते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया था। रूट्स आपने पढ़ा ना, रूट्स क्या करते हैं? वाटर लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, ये सब लेते हैं। तो मिनरल्स कहाँ से लेते हैं? सॉइल में से ना। तो इसका मतलब सॉइल में ऑलरेडी मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, जो कि प्लांट्स के लिए जरूरी है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि हमेशा वो न्यूट्रिएंट्स उतने सफिशिएंट अमाउंट में नहीं प्रेजेंट होते। कब नहीं होते तो वो मैं आपको बताऊंगी जब मैं इसका नीड पढ़ाऊंगी तब। लेकिन अभी आप समझो कि हमेशा वही कंडीशन नहीं होता कि सॉइल में जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट के लिए सफिशिएंट है। कभी कभी हमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है। तो वो एक्स्ट्रा न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस जो कि हम ऐड करते हैं ना सॉइल में, उन्हीं को हम मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर
करते हैं। तो ना सिंपल सा डेफिनेशन है, वो न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस जो कि हम सॉइल में ऐड करते हैं उन्हें हम बायोटिक फर्टिलाइजर्स कह देते हैं। कोई डिफिकल्टी इस डेफिनेशन में? आई डोंट थिंक सो। ठीक है, बाकी एडेड का मतलब आपको पता ही है, सॉइल तो पता ही है। अब ये सब की मीनिंग्स तो मैं नहीं लिखूंगी। ठीक है, मैनर्स एंड फर्टिलाइजर्स क्लियर हो गया। एक और बात जान लीजिए कि इसके जो मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स का, मैं पॉइंट पे तभी लिख दे रही हूँ, मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये बात ध्यान रखना है कि अभी मैं जो भी आपको बता रही हूँ ये मैं ना ही तो सिंगल मैन्योर के लिए बता रही हूँ ना ही सिंगल फर्टिलाइजर के लिए बता रही हूँ, मैं दोनों के लिए बता रही हूँ। ठीक है, दोनों में साथ में लेके चल रही हूँ, दोनों की कॉमन बातें मैं अभी आपको बता रही हूँ, तो अलग अलग इसे नहीं लेके चलना है। मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स को, इन्हीं को जब हम मिक्स करते हैं ना, मिक्सिंग इन द सॉइल, इसको हम लोग कहते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं? मैन्योरिंग। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं मैन्योरिंग। ठीक है जी, तो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स को सॉइल में मिक्स करते हैं तो मैन्योरिंग। अब ये मत लिख देना कि मैन्योर को सिर्फ मिक्स करते हैं सॉइल में तो मैन्योरिंग कहते हैं एग्जाम में, नहीं, दोनों को, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर दोनों को में से किसी को भी मिक्स करेंगे तो मैन्योरिंग कहलाता है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि मैन्योरिंग की आखिर जरूरत क्या थी। मैन्योरिंग समझ गए? मैन्योरिंग, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स को सॉइल में मिक्स करने को मैन्योरिंग कहते हैं। क्लियर है? ठीक, अब आखिर जरूरत क्या है हमें मैन्योरिंग की, ये क्वेश्चन तो काफी कॉमन है। नीड फॉर मैन्योरिंग, मैन्योरिंग की जरूरत क्या है, क्यों पड़ रही है मैन्योरिंग की जरूरत, क्यों नहीं है सॉइल में इतने न्यूट्रिएंट्स के प्लांट्स ग्रो कर पाए अच्छे से, क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि क्या होता है कि हर प्लांट न्यूट्रिएंट ऑब्जॉर्व करती है। आप मान लो आप एक फार्मर हो, ये आपका लैंड है, ठीक है जी, लैंड थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, हाँ नहीं हो, छोड़ो। ठीक है, तो ये आपका लैंड है, इसमें आप क्या कर रहे हो, पहले सीजन में आपने क्रॉप कोई ग्रो किया। ठीक है, पहले सीजन में आपने कोई क्रॉप ग्रो किया, उसी प्रकार से आपने बहुत सारे क्रॉप ग्रो किए एक सीजन में, अपने लैंड में क्रॉप ग्रो किया पहले सीजन में कुछ चीज करनी। ठीक है, अब एक बात बताओ कि आप जो भी क्रॉप या प्लांट ग्रो कर रहे हो इनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए, दे नीड न्यूट्रिएंट्स, तो वो न्यूट्रिएंट्स ये कहां से लेंगे? फ्रॉम दी सॉइल, इसी सॉइल से ये न्यूट्रिएंट्स लेंगे भैया, इनके रूट्स जो है, ये रूट जो है जो फैले हुए हैं, ये कहां से न्यूट्रिएंट्स लेंगे? इसी सॉइल में से तो लेंगे। जब सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स लेंगे तो पहले मान लो, हाँ, पहले मान लो कि सॉइल में इतना न्यूट्रिएंट, ठीक है जी, इतना न्यूट्रिएंट है सॉइल में, ये आप एक क्या कहते हैं, जार की तरह समझ सकते हो कितना न्यूट्रिएंट था। और अब जब इस प्लांट ने कंज्यूम कर दिया फर्स्ट सीजन में, ओ यार नुकसान हो गया, ठीक है, जब कंज्यूम कर लिया तो अब न्यूट्रिएंट घट के इतना हो, ठीक है, फिर उसके बाद जब हमने अब यही इतने ही न्यूट्रिएंट में फिर ये सीजन खत्म, अब अगला क्रॉप लगाया, ठीक है, अगला क्रॉप लगाया, ठीक है, अगला क्रॉप लगाया, तो अब इसको भी जरूरत है न्यूट्रिएंट की, तो फिर क्या हुआ कि जब ये प्लांट भी न्यूट्रिएंट यूज कर लेगा ना, जब ये भी न्यूट्रिएंट यूज कर लेगा तो अब न्यूट्रिएंट कितना हो गया सॉइल, सॉइल में न्यूट्रिएंट घटते जा रहा है, डेप्लीट होते जा रहा है ना, इसको डेप्लीट कहते हैं, डिप्लीशन इसी से आया, डेप्लीशन, डेप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, समझ में आ रही है?
तो न्यूट्रिएंट जो है वो डिप्लीट होते जा रहे हैं सॉइल में। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब जब आप अपना क्रॉप ग्रो करोगे तो उसके लिए इतना न्यूट्रिएंट सफिशिएंट नहीं है, तो उसका तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से होगा नहीं, फिर फार्मर्स के क्रॉप्स अच्छे से होंगे नहीं। तो क्या होता है कि हम लोग जो एक्स्ट्रा मैंने बताया था ना न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस ऐड करते हैं, तो जब हम लोग वापस से ऐड करते हैं ना सॉइल में, तब वो फिर से इतना हो जाएगा फिर, और फिर से अच्छे से क्रॉप्स ग्रो करेंगे। तो क्यों ऐड किए जाते हैं, लिख रही हूं मैं। ठीक है, प्लांट नीड, आप पॉइंट्स में कैसे लिख सकते हो इसको अपने साथ, प्लांट नीड मिनरल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको वहां पे पूरे अच्छे से सेंटेंस फ्रेम करना है। डेवलपमेंट, when plants चाहिए, when plants are grown repeatedly and continuously, nutrients in the soil deplete, to replenish nutrients manuring is done। जो भी मैंने आपको बोला, मैंने बस उसी को आपके एग्जाम के तरीके से लिख दिया है। अब मैंने यहाँ पे बीच बीच में ये जो हाइफन्स दिए हैं ना, ये हाइफन आपको नहीं देने, इसकी जगह आपको प्रॉपर से वर्ड्स ऐड करने हैं। ये जो मैंने हाइफन दिए इसकी जगह आपको प्रॉपर से सेंटेंस, ये मैंने मेन आपको पॉइंट्स दे दिए। ठीक है, टोटल 3 पॉइंट में इसका आंसर है कि जब प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, प्लांट्स को मिनरल चाहिए होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे मिनरल्स मिनरल्स चाहिए होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, प्लांट्स, यही प्लांट्स जब रेपिडेटली एंड कंटिन्यूसली ग्रो किए जाते हैं तो न्यूट्रिएंट जो है वो सॉइल में डेप्लीट हो जाता है, और इसी न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने के लिए, डेप्लीशन मैंने किसे कहा, घटने को, और रिप्लेनिश मैंने किसको कहा, बढ़ने को। तो घटने को डिप्लेशन और बढ़ने को रिप्लेनिश। तो टू रिप्लेनिश दीज न्यूट्रिएंट्स मैन्योरिंग इज डन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आते हैं मैन्योर्स पे। ठीक है, ये मैन्योर्स जो है, नीड फॉर मैन्योरिंग समझ, तो अब तक हम कॉमन किसके बारे में बात कर रहे थे, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स दोनों के बारे में ये बात हो रही है, सिर्फ मैन्योर्स के बारे में बात नहीं हो रही है। तो हम पर्टिकुलरली मैन्योर्स के बारे में फटाफट से देखेंगे, तो फटाफट से फर्टिलाइजर के बारे में देखेंगे। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया, कोई डाउट? आई डोंट थिंक अगर कोई डाउट भी है, अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक में ही डाउट है तो फिर रिप्ले कर लो वीडियो को, वापस से एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, तो मैन्योर्स क्या होता है हम लोग फटाफट से समझ लेते हैं। मैन्योर्स यही समझना है हमें। ठीक है, मैन्योर्स क्या होते हैं, तो मैन्योर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। मैन्योर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जो कि किससे बने होते हैं, डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। जो प्लांट एंड एनिमल के वेस्ट होते हैं उसके डीकम्पोजिशन से ये बने हुए होते हैं। और इससे ये डीकम्पोजिशन कौन करता है, डीकम्पोजिशन होता क्या है यही नहीं पता होता है तो वो मैं बता देती हूँ आपको, फिर मैं बताऊंगी। डीकम्पोजिशन जो होता है कौन करता है,
डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो मतलब आप कह सकते हो सड़ना गलना या इनका ब्रेक डाउन इनटू सिंपल न्यूट्रिटिव फॉर्म्स। ठीक है, डिकम्पोजिशन कहते हैं। डिकम्पोजिशन कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं ना सॉइल में, वो ही इसको पूरा सड़ा गला देते हैं प्लांट एनिमल वेस्ट को। ठीक है, और फिर इस मैन्योर को हम लोग जब अप्लाई करते हैं तो फसल अच्छे से ग्रो बनती। तो मैन्योर्स के ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि प्लांट एंड एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से बने हुए होते हैं। इतना लिख देना है आपको एग्जाम में, आपके नंबर मिल जाएंगे। इस तरीके से नहीं लिखना है, आपको सेंटेंस फ्रेम करके लिखना है, वो आपको खुद से आना चाहिए। अब अर्ली टाइम्स में क्या होता था, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, अर्ली टाइम में, या फिर आप कह सकते हो सिंस लॉन्ग। सिंस लॉन्ग ही प्रॉपर वर्ड होगा, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे फार्मर हैं जो इसे यूज करते हैं। अर्ली टाइम्स या सिंस लॉन्ग, काउ डंग को, जो काउ डंग होता है ना, काउ डंग जिसको गोबर भी कहते हैं, मैं लिख दे रही हूँ गोबर, उसको हम लोग मैन्योर की तरह यूज करते हैं। सिंस लॉन्ग, पुराने जमाने में या पुराने समय से काउ डंग को मैन्योर की तरह यूज किया जा रहा है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, कुछ फार्मर्स अभी भी ऐसा करते हैं। तो मैन्योर्स क्या होते हैं ये भी क्लियर है। ठीक है, अब मैन्योर्स के एडवांटेजेस क्या है, मैन्योर्स के एडवांटेजेस क्या है फटाफट से देख लें। ठीक है जी, एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर के क्या एडवांटेजेस, तो पता है क्या एडवांटेजेस है? तो नोट करते जाओ कॉपी में, फिर उसके बाद मैं समझाऊंगी। कीप इट नोटिंग। ठीक है, छोटे छोटे तो मैं पॉइंट देती हूँ, नोट करना उतना डिफिकल्ट भी नहीं है। जहां लगे कि बाद में समझ में नहीं आएगा, वहां पे डायग्राम्स भी ड्रॉ कर सकते हो तो समझ में आएगा। ठीक है, या ये सब चीज ना आपको एकदम रिपीटेड वे में पढ़ना है 9th में। improves the water holding capacity of the soil। ठीक है जी, adds humus to the soil। humus क्या है, अंडरलाइन कर लो, पूछ लेना। ठीक है, don't think it's visible so much। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, make soil porous। make soil porous and airy। ठीक है, ये आपके 4 पॉइंट हो गए। और 5वां क्या है, जगह नहीं है आपको, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, replenishes the soil with nutrients। नहीं, इजी चीजें पॉइंट है, मैं आपको फटाफट से समझा दूंगी। ठीक है, चलो फटाफट से हम इसे अब समझ लेते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है रिस्टोर्स द सॉइल टेक्सचर। तो फायदा क्या है कि सॉइल क्या होता है, कभी कभी सख्त हो जाता है। ठीक है, तो मैन्योर्स क्या करते हैं कि सॉइल का जो टेक्सचर होता है उसको ये वापस से ला देते हैं। रिस्टोर मतलब वापस लाना। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, इंप्रूव कर देते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। यानी यानी कि मैन्योर्स जो होते हैं वो सॉइल को ज्यादा पानी लेने में मदद करते हैं, ज्यादा पानी लेकर रखने में मदद करते हैं। जैसे आप भी बताओ, पहले आप ये कनेक्ट करो, एक
सूखी सी जमीन है, उसके आपने पानी डाला, फटाफट से अंदर चली जाएगी, सॉइल उतना क्या कहते हैं वाटर नहीं रिटेन कर पाएगा। लेकिन वहीं पे सॉइल टेक्सचर इंप्रूव हो गया, ठीक है, अब वो बन गई जैसी एक सॉइल चाहिए, आइडियल सॉइल, और अब उसमें पानी डाला तो सॉइल ने पानी को अब्सॉर्ब किया, होल्ड किया, रिटेन किया, ठीक है, तो इससे सॉइल टेक्सचर इंप्रूव हुआ, रिस्टोर हुआ, तो उससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ गई ऑटोमेटिकली। ह्यूमस ऐड करता है सॉइल में। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस होता है जो टॉप लेयर होता है ना, टॉप लेयर सॉइल, ज्योग्राफी का है ये, ज्योग्राफी, इस तरीके की लेयर्स बनी रहती है। और इस तरीके से ये ह्यूमस रहता है ऊपर। सबसे जो टॉप लेयर होता है ना सॉइल का, टॉप लेयर होता है ना सॉइल का, उसे ही ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस जो होता है वो मेनली आपका डीकम्पोजिशन से ही फॉर्म होता है, इससे डीकम्पोजिशन से। तो अब मैन्योरिंग जो है, मैन्योर्स जो है वो तो डीकम्पोजिशन से बने ही होते हैं मैन्योर्स, तो जब मैन्योर्स डीकम्पोजिशन बने हुए हैं तो वो ऑफ कोर्स ह्यूमस ऐड करेंगे ही, तो ऐड ह्यूमस टू द सॉइल, मेक सॉइल पोरस एंड एयरी। पोरस क्या होता है? पोरस मतलब सॉइल के अंदर वाटर पोर कर जाएगी और सॉइल के अंदर एयर स्पेसेस होंगे। जैसे आप बताओ, जमीन अगर पूरी सख्त हो गई है तो जमीन के अंदर से एयर पेनिट्रेट कर पाएगी, वाटर पेनिट्रेट आसानी से कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। लेकिन वहीं पे जमीन बहुत लूज हो गई, ठीक है, टेक्सचर अच्छा हो गया, तो अब जो है एयर कर पाएगी पेनिट्रेट, वाटर भी, तो जिससे कि सॉइल एरी और पोरस हो जाएगा, जिससे कि कुछ ऐसे अर्थवर्म्स वगैरह जैसे आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वो प्लांट को ग्रोथ में हेल्प करेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। और आखिरी पॉइंट कहता है रिप्लेनिशेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट, यानी सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गई, मैंने आपको बताया था जब मैं नीड ऑफ मेंटेनिंग पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था ना कि खत्म हो जाती है न्यूट्रिएंट्स, जब वो खत्म हो जाती है तो वो रिप्लेनिश करता है सॉइल से, तो काम हो गई। ठीक है, रिप्लेनिश मतलब बढ़ना, अभी मैंने बताया था डिप्लेशन घटना, रिप्लेनिश बढ़ना। ठीक है जी, ठीक है, ये एडवांटेजेस है, नोट कर लो, एग्जाम के काम आएंगे, मैंने हर एक पॉइंट को समझा भी दिया है। अब फटाफट से चलते हैं टाइप्स ऑफ मैन्योर्स पे। तो टोटल मैन्योर्स के 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है, इसे मैं इरेज कर दूंगी, टेकिंग सम स्पेस, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैन्योर्स, टाइप्स ऑफ मैन्योर्स कितने होते हैं? टोटल 3 होते हैं। पहला क्या होता है, पहले से शुरुआत करते हैं। पहला होता है फार्म यार्ड मैन्योर, ठीक है, शॉर्ट में FYMP कह सकते हो। ये क्या होता है? इनफैक्ट जब आप 9th में जाओगे तो एनसीईआरटी में फार्म यार्ड मैन्योर का जिक्र उतना नहीं है, ठीक है, नहीं है, आई थिंक नहीं है, देखो उसमें आपको मेनली ग्रीन मैन्योर और कंपोस्ट मैन्योर पढ़ना है, जो कि अगले 2 टाइप्स है, ठीक है। फार्म यार्ड मैन्योर क्या होते हैं, इसमें फटाफट से आ जाता है। तो फार्म यार्ड मैन्योर जो होते हैं ना, वो आप समझ लो कि सूखी चीजें जो कि फार्म में आसानी से मिल जाती है। फार्म क्या होता है? फार्म क्या होता है? जल्दी जल्दी बताना, फार्म क्या होता है? फार्म होता है जहां पे हम गायों को रखते हैं, घोड़ों को रखते हैं, ऐसे कुछ, मतलब जो कैटल्स होते हैं, हर्डिंग जो एनिमल्स होते हैं उनको हम फार्म में रखते हैं, क्या है, प्लेस ऑफ कीपिंग कैटल्स एंड बर्ड्स। तो अब बताओ कि इस जगह से जहां पे कैटल्स और बर्ड्स रखे जाते हैं वहां से आपको क्या क्या मिल सकता है? तो आपको वहां से काउ डंग मिल जाएगा, ठीक है जी, काउ डंग मिल जाएगा, यूरिन मिल जाएगा काउस का, ऑफ कोर्स काउस का यूरिन मिल जाएगा,
स्ट्रॉ, स्ट्रॉ क्या होते हैं भाई? स्ट्रॉ लेकर जिसे जूस पीते बोला स्ट्रॉ नहीं, बोला स्ट्रॉ नहीं। जो आप देखते हो ना गांव में जानवरों को खाना देते हैं, वो जो भूसा जिसको आप कहते हो स्ट्रॉ, ठीक है। प्लांट जैसे ये ग्रो किया, पूरा प्लांट आपने ग्रो किया, बीट इसमें लगेगा, सुंदर 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 स्वीट है, सुंदर क्या है, बहुत ज्यादा लग रहा है, कोई बात। तो वीट हमने ये वीट द सीड्स जो है वो बाहर निकाल दिया, तो बचा क्या? बचा क्या? ये वाला स्टॉक, स्टॉक। तो इस यही जब ड्राई हो जाता है, यही जब ड्राई हो जाता है तो देख रहे हो ना स्ट्रॉ जैसा दिख रहा है, तो इसीलिए इसको स्ट्रॉ कहते हैं, ठीक है। फिर स्ट्रॉ, फिर जो लीव्स होंगी, पत्तियां, ये सब वहां से मिल सकती है, और भी बहुत सारी चीजें वहां से मिल सकती है। तो इन सब चीजों को डिकम्पोज करके, इन सब चीजों को डिकम्पोज करके जब हम मैन्योर बनाते हैं, तो इस मैन्योर को हम फार्मयार्ड मैन्योर कह देते हैं। क्लियर है ये चीजें? क्लियर है? जो एनिमल्स है वो, ये भी एक कारण कह सकते हैं एनिमल्स रखने का, क्योंकि मैन्योर स्पेस में बहुत हेल्पफुल। फार्मयार्ड मैन्योर क्या होता है? क्लियर है? ठीक है जी, आगे बढ़ते फटाफट से, क्योंकि हमारे पास सारा टाइम नहीं है मेरा, तो हमारा लॉट ऑफ टॉपिक्स। तो अब हम ग्रीन मैन्योर देखेंगे, ठीक है। पहला हमने देख लिया फार्मयार्ड मैन्योर, अब हम दूसरा देखेंगे, कौन सा? दूसरा हम लोग देखने वाले हैं ग्रीन मैन्योर। अब ये ग्रीन मैन्योर क्या होता है? हरा मैन्योर की बात कर रहे हैं क्या? नहीं भाई, कोई मैं हरे मैन्योर की बात नहीं कर रही, हरी चीजों से बनी हुई मैन्योर की बात कर रही। और कंफ्यूज हो गए ना? ठीक है, इसीलिए बोला था फालतू जोक नहीं कहा। ग्रीन मैन्योर, तो ग्रीन मैन्योर क्या होता है वो देख लेते हैं। क्या होता है कि मेन क्रॉप, जैसे मान लो मैं एक फार्मर हूँ, मेरे को मेन क्रॉप की तरह वीट ग्रो करना है, वीट ग्रो करना है एज माई मेन क्रॉप। अब क्या हुआ कि मुझे लग रहा है कि सोइल में प्रॉपर न्यूट्रिएंट है नहीं, तो मैं क्या करूंगी कि कुछ ऐसे प्लांट्स ग्रो करूंगी, मेन कुछ प्लांट्स मैं ग्रो करूंगी मेन क्रॉप के पहले, वीट ग्रो करने के पहले मैंने कुछ प्लांट ग्रो कर दिए, और वो प्लांट जब ग्रो हो गए ना, तो मैंने प्लाव से उन्हें उखाड़ कर और फिर से जमीन में दफना दिया। ठीक है जी। तो मतलब आप बोलोगे ग्रो ही क्यों किया जब उसको वापस से मिट्टी में मिलाना था? इसलिए क्योंकि मिट्टी में मिलाना ही तो पर्पस था। वो प्लांट्स हमने ग्रो किए, उसको निकाला, वापस जमीन में डाल दिया, और फिर जब वो बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको डिकम्पोज करेंगे तो एक मैन्योर तैयार होगा। वो मैन्योर, वो खाद की तरह पूरे सॉइल में काम करेगा। हो गया ग्रीन मैन्योर, समझ गए? हर एक चीजों से बना हुआ ग्रीन मैन्योर है, ठीक है। ग्रीन मैन्योर इज फॉर्म्ड बाय plowing, formed by plowing, किसका plowing? किसका plowing? of green, of green plants and burying them in the soil। ठीक है, इसको हम कैसे बनाते हैं? तो ग्रीन प्लांट को प्लाव करते हैं और फिर उसको सॉइल में वापस से बरी कर देते हैं, और इनके डिकम्पोजिशन से, और इनके डिकम्पोजिशन से जो मैन्योर बनता है उसको हम लोग कह देते हैं ग्रीन मैन्योर। समझ में आ गया? ये सब छोटे छोटे से टॉपिक है, ठीक है, जो आपको फटाफट से क्लियर करना है। ग्रीन मैन्योर क्या हो गया, समझ में आ गया? प्लांट्स, ग्रीन प्लांट ग्रो किए कुछ, उन्हें निकाला, वापस से सॉइल में डाल दिया, वो डिकम्पोज हुए, सॉइल में मैन्योर की तरह एक्ट करने लगे, तो वो मैन्योर ग्रीन मैन्योर बन गया। क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप। अब जो आखिरी और तीसरा टाइप है वो है कंपोस्ट या कंपोस्ट मैन्योर। यही मैंने लेक्चर 2 में पार्ट 2 में गड़बड़ी कर दी। मैंने मैन्योर को कहा था कि मैन्योर की जगह कंपोस्ट भी ले सकते हो, बल्कि कंपोस्ट मैन्योर का एक टाइप है। कंपोस्ट और मैन्योर सेम चीज नहीं है, वो रिलेटेड है, मैन्योर का टाइप है कंपोस्ट।
मैन्योर ही कंपोस्ट नहीं, ठीक है। इससे बहुत बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं, मैं भी कंफ्यूज हो गई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मतलब बोल दिया, तो वो चीज नहीं लेगी। कंपोस्ट मैन्योर, कंपोस्ट मैन्योर क्या होता है? कंपोस्ट मैन्योर क्या होता है? तो कंपोस्ट जो होता है मैन्योर, ये डीकम्पोजिशन से बना रहता है, जाहिर सी बात है मैन्योर है तो डीकम्पोजिशन तो होगा। पर किसका डीकम्पोजिशन? पहले वाले में फार्म यार्ड में हमने पढ़ा, फार्म यार्ड में हमने किसका पढ़ा? पाउडर, स्ट्रॉ, लीव्स, ये सब का यूरिन, ये सब का हमने डीकम्पोजिशन पढ़ा। ग्रीन मैन्योर में हमने ग्रीन प्लांट का डीकम्पोजिशन पढ़ा। और कंपोस्ट मैन्योर में हम डीकम्पोजिशन किसके पढ़ेंगे? ठीक है, किसका? वेजिटेबल, वेजिटेबल, वेजिटेबल वेस्ट नहीं, इसको वेजिटेबल रेफ्यूज कह सकते हैं। रेफ्यूज, फ्रूट पील्स एंड किचन, किचन। तो इन सब चीजों से जो बनते हैं ना जो मैन्योर, उसे हम कहते हैं, इधर स्लज भी इसमें आ जाएगा। ये टर्म आपको सर्च करना है कि स्लज क्या होगा, ठीक है, बहुत इजी टर्म है, ठीक है। तो स्लज जो होता है इसको आप सीवेज स्लज भी कह सकते हो। इसमें जब सीवेज भी मिक्स हो जाएगा थोड़ा बहुत, आपके घर का गंदा पानी सीवेज में स्लज, उसे भी कहते हैं, ठीक है। तो जो सीवेज वाटर होता है उसको स्लज भी कहते हैं। मैंने ऑलरेडी बता दिया, वैसे आपको सर्च कर लेते हैं लेकिन मैंने बता, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन किसका? वेजिटेबल रेफ्यूज का, जो सब्जियां काटने के बाद बच जाती हैं कुछ, फ्रूट पील्स, जो छिलके वगैरह होते हैं फ्रूट्स के, किचन वेस्ट, और भी बहुत सारे तरह के किचन वेस्ट होते हैं, प्लस इन सब एक्सेट्रा, इस सब के डीकम्पोजिशन से जो मैन्योर बनता है, इन सब के डीकम्पोजिशन से जो मैन्योर बनता है उसे हम कहते हैं कंपोस्ट मैन्योर, ठीक है जी। इसको सॉइल बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है। ये किसके द्वारा? सॉइल बैक्टीरिया। आप जब 9th में जाओगे तो वर्मी कंपोस्ट भी पढ़ो, वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। ये मैंने आपको कंपोस्ट के बारे में बताया, चलो वर्मी कंपोस्ट भी बताई देती हूँ, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ठीक रहे। वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? तो वर्मी कंपोस्ट हम वैसे कंपोस्ट को कहते हैं जब ये कंपोस्ट जो है ना, जब सॉइल के बैक्टीरिया जब इसको रिएक्ट करते हैं, जब इस पे अपना मतलब जादू करते हैं ताकि ये मैन्योर बन जाए, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसी को फास्टिंग करने के लिए, इस प्रोसेस को फास्टिंग करने के लिए हम कुछ ऑर्गेनिजम्स जाते हैं, जैसे कि अर्थ, ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये डाले जाते हैं किसके लिए? फास्टिंग द प्रोसेस, फास्टिंग। उसमें सेम ही चीज रहेंगे, यही रहेगा, वेजिटेबल रेफ्यूज और ये क्या कहते हैं किचन वेस्ट, यही सब रहेगा। लेकिन जब हम उसमें अर्थवॉर्म्स जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डाल देते हैं ताकि प्रोसेस जल्दी हो, तो उस तरीके के कंपोस्ट को जो हम बनाते हैं उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? ये आपको डिटेल में पढ़ना है 9th में, बट ओवरव्यू ये मैंने आपको दे दिया, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कंपोस्ट क्लियर हो गया, फार्म यार्ड मैन्योर, ग्रीन मैन्योर और कंपोस्ट मैन्योर, ठीक है। इसको एक चार्ट की तरह बना लो अपने कंप्यूटर फटाफट से साइड में या एक बॉक्स में नोट लिख के। अब हम जल्दी से, अब एक छोटा सा टॉपिक, प्रेपरेशन ऑफ कंपोस्ट, इसके बाद मैंने प्रेपरेशन ऑफ कंपोस्ट। तो प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट कैसे करेंगे? कुछ नहीं, यहाँ पे सीधा आपको लिखना है, पिट लेंगे, पिट मतलब गड्ढा, पिट लेंगे और उस पिट में हम किचन वेस्ट डालेंगे, सीरीज है ये सीरीज, किचन वेस्ट डालेंगे, पाउडर डालेंगे, यूरिन डालेंगे,
लीव्स डालेंगे, डिकम्पोज होने देंगे, नहीं फिर उसमें एक वेट सॉइल की लेयर भी डालेंगे, लेयर ऑफ वेट सॉइल, फिर डिकम्पोज हो जाने देंगे और बन के तैयार है आपका मैन्योर, सॉरी कंपोस्ट। तो कंपोस्ट मैन्योर जो मैंने आपको पढ़ाया वो कंपोस्ट हम रेडी कैसे करते हैं। तो किचन वेस्ट से बताया ना मैंने आपको, वेजिटेबल पील्स ये सब, तो वो सब डाले। तो पहले एक गड्ढा बनाएंगे, या आर्टिफिशियल गड्ढा बना लो या मिट्टी खोद के गड्ढा बना लो नेचुरली। उसमें किचन वेस्ट डालेंगे, ठीक है, या वेजिटेबल पील्स, सॉरी वेजिटेबल पील करें, फ्रूट पील्स, वेजिटेबल रेफ्यूज ये डालेंगे, काउ डंग यूरिन वगैरह डालेंगे, सूखी पत्तियां डालेंगे, लीव्स डालेंगे, और फिर उसके बाद कुछ वेट सॉइल का, भीगी मिट्टी का एक लेयर उसके ऊपर डालेंगे और उसको डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देंगे। मैन्योर अबाउट 1 महीने टाइम में आपका तैयार हो जाएगा। लगभग कितना टाइम लगेगा, तो अप्रोक्स में आपका 1 मंथ लगेगा। समझ में आ रही है बात। इस तरीके से आप प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, आप इसको सेंटेंस में अपने वर्ड्स में पॉइंट बना के लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये टॉपिक बहुत कम नहीं होता है लेकिन मैंने पढ़ा। ठीक है जी, तो मैनुअल जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। और जैसा कि वीडियो की टाइमिंग आप देख ही सकते हो कि काफी ज्यादा हो गई है, और मैंने आपको पहले बोला था कि फर्टिलाइजर भी हम लोग करेंगे इस वीडियो में, पर क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, 1 घंटे में आप समझ लो एक टॉपिक में नहीं पढ़ाना था। ठीक है, तो इसलिए हम लोग फर्टिलाइजर्स अगले में करेंगे। इससे मैनुअल्स मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है, ठीक है, और आपके लिए समझना भी काफी आसान होगा। तो फर्टिलाइजर हम अगले में करेंगे। तब तक के लिए सी यू, एंजॉय लर्निंग, बाय बाय।